जी बिजनेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल शरद। मन की बात में पीएम मोदी ने कैशलेस सोसाइटी बनाने की अपील की है। पीएम ने इसके लिए युवाओं के साथ की मांग भी की है। पीएम मोदी ने युवाओं से अपील की कि वो रोजाना 1 से 2 घंटे निकालकर कम से कम 10 परिवारों को ऑनलाइन पेमेंट की टेक्नोलॉजी सिखाएं। आप एक काम कीजिए, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। आपके मोबाइल फोन पर ऑनलाइन खर्च करने की जितनी टेक्नोलॉजी हो सब मौजूद होगी। इतना ही नहीं, हर दिन आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा निकाल करके कम से कम 10 परिवारों को आप ये टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करते हैं, कैसे अपनी बैंकों की ऐप डाउनलोड करते हैं, अपने खाते में जो पैसे पड़े हैं वो पैसे कैसे खर्च किए जा सकते हैं, कैसे दुकानदार को दिए जा सकते हैं, दुकानदार को भी सिखाइए कि कैसे व्यापार किया जा सकता है। तो पीएम मोदी ने आज कैशलेस इकोनॉमी की और कदम बढ़ाए जाने की तारीफ की है। उन्होंने तमाम लोगों का धन्यवाद भी किया कि जिस तरह से बैंक कर्मचारी और साथ ही पोस्ट ऑफिस के लोग भी साथ दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा उन्होंने देशवासियों को धन्यवाद किया जो मुश्किलों में रहकर भी कैशलेस इकोनॉमी की ओर उठाए गए कदम का साथ दे रहे हैं। और इस बारे में खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए असीम चावला टैक्स एक्सपर्ट है। इसके अलावा हमारे साथ आरपी सिंह भी हैं बीजेपी से और अभय दुबे हैं कांग्रेस से। अभय दुबे, आपके पास आना चाहूंगी और अब इस बारे में बात करना चाहेंगे कि आखिरकार विरोध जो कर रही है कांग्रेस वो किस चीज का कर रही है? कि नोटबंदी हो गई है, 500,000 के नोटों को बैन कर दिया गया है, या फिर जैसे इसको इंप्लीमेंट किया गया उसका विरोध है? नहीं, देखिए पल्लवी जी, आपको ये बात समझनी चाहिए कि हम लोगों को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद करेंसी को चेंज करना होगा। जिस प्रकार काउंटरफिट करेंसी है या करप्शन से हमको लड़ाई लड़नी है, जो बात कही जा रही है, मैं छोटे से एक्सप्लेन करता हूं कि 23 मार्च 2014 को जब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट आई कि 61,000 सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, 3 लाख से अधिक प्रकरण काउंटरफिट करेंसी के बने हैं, तो ये निर्णय लिया गया कि वो जो 2005 के पहले के नोट है उनको सर्कुलेशन से बाहर किया जाए और बाकायदा 3-3 महीने की विंडो प्रोवाइड की। और हमने ही नहीं, मोदी सरकार आने के बाद ये 30 जून 2016 तक 3,61,000 करोड़ रुपए की करेंसी, 12,82,000 जो उस समय प्रचलन में करेंसी थी, उससे बाहर कर दिया। आपने कैशलेस सोसाइटी का मुद्दा उठाया, मैं एक बहुत छोटे से 10 सेकंड में एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, हाईएस्ट लेवल ऑफ करेंसी है जो हिंदुस्तान में सर्कुलेशन में है, जीडीपी का 12%। 10 में से 8 ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं। एक छोटा सा डेटा मैं आपको देता हूं कि 697 मिलियन डेबिट कार्ड हिंदुस्तान में हैं और लास्ट ईयर उनमें से 881 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 92% लोगों ने कैश विड्रॉ किया है, उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट के लिए उसका उपयोग नहीं किया। तो प्रधानमंत्री जी, सोसाइटी विदाउट कैश मत बनाइए। मैं टैक्स कंसल्टेंट, पर उन्होंने तो इस बात का भी जिक्र किया है कि वो एकदम कैशलेस सोसाइटी की ओर नहीं जाना चाहते। पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अभी जी मेरी बात भी सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी कहा है कि हम लेस कैश सोसाइटी के अगर और एक कदम बढ़ाएं तो शायद कुछ हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, देश, मैं इसीलिए कह रहा हूं देश साथ देगा अगर हम लोग देखिए आज परिस्थितियां क्या निर्मित हो गई। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप 6th इकोनॉमिक सेंसस को उठाइए, हमारी सरकार के समय हाईएस्ट 41% की ग्रोथ हुई थी। 5 करोड़ 88 लाख छोटे एस्टेब्लिशमेंट है जिनमें 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनका काम पूरा का पूरा बंद पड़ा है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप ये बताइए, आप जब ये उपदेश देते, जब खुद परफॉर्म करते, अभी इस बार जो मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है उसमें कह रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वार्टर 16-17 का है उसकी ग्रोथ रेट 7.1 रह गई है, जो कि 7.5 थी 2015 में, और लास्ट क्वार्टर में वो 7.9 थी। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन -2.4 हो गया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुआ है, जॉबलेसनेस है। प्रधानमंत्री जी, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। ये इतना ऐसा निर्णय आपने लिया है, आप चाहते तो जो आज विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को तो विंडो दे रहे हैं कि आप वॉलंटरीली डिस्क्लोजर कर दीजिए। मैं टैक्स कंसल्टेंट से साहब से पूछना चाहता हूं, एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया, ये कहते हैं कैबिनेट में पास होगा फिर कानून बनेगा, तो क्या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वो जो आज जमा कर दिया लोगों ने उस पर पेनल्टी लगा सकती है क्या सरकार? ये बताइए तो सही मुझे। बिल्कुल असीम जी, आपसे जवाब जानना चाह रहे हैं। खिलाफ हो गए हैं।
मेरे इस बात पे मैंने पहले भी पुष्टि करी कि ब्रेक से पहले कि जो लॉ बनेगा क्या वो रिट्रोस्पेक्टिव होगा, क्या वो प्रोस्पेक्टिव होगा, उस पे एक सवालिया निशान है। अब क्या इसको एमनेस्टी का रूप दिया जाएगा, क्या इसको अमेंडमेंट इन पेनल्टी प्रोविजंस धारा 270 जो कैपिटल ए नई इंट्रोड्यूस हुई है उसके तहत होगा, या जो टैक्स पेबल है अनएक्सप्लेन्ड का प्रोविज़न 115 उसमें अमेंडमेंट होगी। इस पे सीरियस चर्चा ज़रूर हो रही होगी, बिकॉज सरकार कुछ भी ऐसा कदम नहीं लेना चाहती जो एक स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप बैकवर्ड है। मेरा एक सवाल दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से बड़ा सिंपल है कि कैश जनरेट क्यों होता है? एक व्यापारी को कैश जनरेट, या ये जो सोसाइटी में इतना हमारा कैश प्रेवलेंट है, ये क्यों है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज या सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं कहती? करप्शन के ऊपर ये दोनों बातें क्यों नहीं कहती? एक सामान्य व्यापारी या एक उद्योग को कैश क्यों जनरेट करना पड़ता है? उसको कैश ब्राइब्स के लिए जनरेट करना पड़ता है, करप्शन के लिए जनरेट करना पड़ता है, और इलेक्टोरल फंडिंग के लिए जनरेट करना पड़ता है। सब पॉलिटिकल पार्टीज आके क्यों नहीं कल पार्लियामेंट में कहती कि हम जितनी डोनेशंस हैं वो ई वॉलेट से लेंगे, हम कैशलेस मेथड से लेंगे, और हम आरटीआई के तहत अपनी टैक्स रिटर्न्स डिस्क्लोज करेंगे, लिस्ट ऑफ डोनर्स डिस्क्लोज करेंगे, और अपनी टैक्स रिटर्न्स अप टू डेट रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आरपी जी, इस सवाल का जवाब पहले आपसे लेना चाहूंगी कि असीम जी ये कह रहे हैं कि जो भी पार्टी के पास फंडिंग आती है वो भी ई वॉलेट से ही लेनी चाहिए। आपको लगता है ये संभव हो पाएगा? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल आरपी जी, आपसे ही सवाल है। देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूं कि अभय जी कथा सुनते और लगातार उनकी आप कथा का प्रवचन करा रहे हैं, मुझे मौका नहीं दिया। पर जो ब्रेक से पहले उन्होंने जो आरोप लगाए, मैं तो सीधा कहता हूं कृपा कर कोर्ट में जाइए, अपने आरोप सिद्ध करिए, और जिसके खिलाफ आप आरोप लगा रहे हैं भाजपा वाले के खिलाफ, उसको जेल भेजिए। उसके खिलाफ एक इंडिविजुअल आदमी सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में जाता है और आपके दोनों शीर्ष नेताओं को, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को, कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर देता है। आपको उसमें बचाव नहीं मिलता, आपको हर इसी में खड़ा होना पड़ेगा। 5000 करोड़ का घोटाला तो है, इसलिए ये कहना छोड़ दीजिए कि घोटालों की बात करते हैं। घोटाले तो आपने पिछले 10 साल में खूब किए। दूसरी बात, लेकिन आरपी जी यहाँ पर जो इस वक्त आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है। आलोक जी, आप बोले मैं नहीं बोला ना, आप लगातार बोले मैं नहीं बोला, चुप्ती बड़ी है। मैं अभी और बोलूंगा और चुभेगा आपको, अभी और बोलूंगा। सारी रोना तो इस बात का है कि जो पैसा इकट्ठा किया, इसलिए सारा रोना है कि उसको कैसे कमाना चाहते हैं। ये अपने कच्चे के पैसे को, अपने ब्लैक मनी के पैसे को पक्का करना चाहते हैं। सारा रोना इस बात का है। जमीनें किसने खरीदी बताइए इस अनाउंसमेंट के पहले राज्यों में? कृपा कर मैं आलोक कुमार जी अपना प्रवचन बंद करिए और बड़े नोटों को छोटे बाबा आपको ये नहीं सिखाता कि दूसरे के सुनने मत सुनिए। ये आपके नेता आपको सिखाते हैं कि दूसरों को सुनो मत, क्योंकि आपने 10 सालों में जो पैसा कमाया वो आपको तंग कर रहा है। असली बात सुनना चाहते हैं, मेरे पीछे सबके। अरे सुन लीजिए आलोक जी, आपने बोला मैं नहीं बोला, मुझे आप सुनिए पहले एक बार। अरे सुनिए, देश तो आपको झोंक चुका है, इसलिए 44 सीट पे लाकर खड़ा कर दिए, और अगली बार आप काले धन के साथ खड़े दिख रहे हैं, 4 पे आ जाओगे 44 से। ये आप मेरी बात सुन लीजिए, जो मैं अगली बात कहने जा रहा हूं, और ध्यान से सुन लीजिएगा। सारी कष्ट इस बात की है कि इनको यूपी का, पंजाब का चुनाव लड़ने के लिए जो धन इकट्ठा किया हुआ था, आज ये उसको खर्च नहीं कर पाएंगे। और मैं वापस कह रहा हूं, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म के साथ हैं, वेट करिए, अगला जो स्टेप होगा वो इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए होगा, उस प्रोसेस जारी है। और इनको डर इस बात का है, इसके बाद का जो कदम है, जो बेनामी प्रॉपर्टी पे जो कुठाराघात होने वाला है, जो इनके नेताओं ने भर भर के बेनामी प्रॉपर्टी खींच रखी है, आज उनको कष्ट होने वाला है। उनकी एक बड़ी सूची है, जो सूची अभी बाहर आ जाएगी, तो इनको दिक्कत इस बात की है। और कृपा कर आम आदमी पे, कृपा कर सामान्य आदमी के कंधे पर बंदूक रखकर मत चलाइए। मैं एक बार चाहूंगा, मेरे पीछे सब सामान्य आदमी बैठे हैं जो झुग्गी क्लब से आते हैं, जरा एक बार इनसे पूछ लीजिए मोदी जी के बारे में क्या कहना है इनको। जरा एक बार बता दें सबके साथ मोदी जी के बारे में क्या कहना है। पल्लवी जी, ये प्रायोजित कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और मैं चाहूंगा, अरे और सुनिए, और मैं ये चाहूंगा कृपा कर आपके कैमरा वाले को चाहूंगा, इसके बाद वास्तविक दुनिया की दीवार के पार और आभासी दुनिया में पहुंच गए। वो सब लोग जानते हैं उनका जनता से सरोकार नहीं है। और बेईमानी के साथ कौन है, फेसबुक, ट्विटर, ऐप पे कितने ऐप हम जानते हैं।
अरे आप बताइए, लोकपाल नियुक्त किया आपने, काले धन की बात करते हैं, आपने कहा आपने एसआईटी कंस्टिट्यूट की, एमडी शाह कमेटी के रिकमेंडेशन को लागू किया, वो कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं, लेकिन एक सवाल जो असीम जी ने पूछा था, दोनों उसका जवाब नहीं देना चाह रहे हैं कि क्या जो पार्टीज को फंडिंग मिलती है वही वॉलेट से लेना चाहेंगे। बहरहाल इस पे शायद दोनों ने अभी चुप्पी साधा ही बेहतर समझा हुआ है। असीम जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी। बेनामी संपत्ति को लेकर पीएम मोदी ने साफ किया है कि जिस तरह से गरीबों को फंसाया जा रहा है उन्हें ना फंसाया जाए, और बिल्कुल एक कड़ी चेतावनी दे दी है पीएम मोदी ने। तो लगता है कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब जिस तरह से ये लॉ बन रहा है और जिस तरह से जो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, लग रहा है कि बेनामी संपत्ति रखने वालों पर शिकंजा जो है कस जाएगा और ये जो परेशानी बनी हुई है उससे भी पार पाया जा सकेगा। बिल्कुल पल्लवी जी, 1 नवंबर 2016 से, और ये डेट लेजिस्लेटेड डेट है, इन नोटिफाइड डेट है, 1 नवंबर 2016 से बेनामी एक्ट जो 1988 में पास हुआ था, जो हाफ हार्टेड अब तक चल रहा था, रूल्स ठीक से नहीं थे, अब उसको पूरा रीजुविनेटेड तरीके से 1 नवंबर 2016 से वो इफ़ेक्ट में आ गया है। उसके काफ़ी रूल्स जो हैं बड़े सख्त हैं और स्ट्रिंजेंट हैं, और आपने पिछले एक हफ्ते से देखा होगा कि जितने भी मुख्य अखबार हैं हिंदुस्तान में, उसमें हाफ पेज ऐड सरकार के तरफ से, डिपार्टमेंट के तरफ से जागरूकता के माध्यम से आ रहे हैं कि आप कुछ भी ऐसा ना कीजिए जहां पर आप बेनामीदार बने और किसी बेनिफिशियल ओनर के एसेट्स में, ट्रांजैक्शंस में उसको फैसिलिटेट कीजिए। तो आज मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसकी तरफ इशारा एक ठीक तरीके से किया कि आप कुछ भी ऐसा काम मत कीजिए। बट एक सामान्य नागरिक, एक झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला, अब वो चाहे बीजेपी के पीछे खड़ा हो या कांग्रेस के पीछे खड़ा हो, उस बेचारे को बेनामी लॉ के बारे में कौन समझाएगा? क्या एक व्यापारी समझाएगा, एक उद्योगपति समझाएगा जो उसकी मदद लेना चाहता है इस दौर से गुजरने के लिए? तो इसीलिए सबसे मूल बात ये है कि ये इतना बड़ा जो एक एफर्ट किया, जो एक देश की हिस्ट्री में शायद कभी कभी होगा, क्या इसका हम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे, जिसकी हमें क्या इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी? अब एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि साहब आपने 10 साल में कुछ नहीं किया, एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि साहब हमने जो इनहेरिट किया 10 साल में हमें समय लगेगा ठीक करने में। हाफ द बैटल इज ऑलरेडी वन। हम 2.5 साल के तरफ गुजर गए हैं। आम आदमी इन पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के अपनी 2 वक्त की रोटी चाहता है, और अगर आप उसको 50 दिन में मुहैया करवा दें तो वो ये समझेगा कि शायद इससे काला धन, ब्लैक मनी, बिल्कुल ये सही बात कही है कि आम आदमी सारी पॉलिटिक्स से हटके सिर्फ अगर ये सब कुछ नहीं हुआ कि उसे 2 वक्त अगर ये नहीं हुआ पल्लवी जी, अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो वो जो लंबी कतारों में खड़ा है उससे उसको क्या मिला? ये यूटिलिटेरियन इफेक्ट पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पॉलिटिक्स शुड राइज अबव ऑल दीज थिंग्स। आज जीडीपी के ऊपर एक चैलेंज है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर चैलेंज है, तो क्या एक विपक्ष पार्टी उसको लेके खड़ी हो जाएगी? और जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो ये कहें कि जी हम जितना हो सकता है हम कर रहे हैं? ये डिसीजंस लेने से पहले एक सीरियस थॉट प्रोसेस करनी चाहिए थी। नेशन शुड राइज अबव ऑल दीज थिंग्स। क्या ये पॉलिटिक्स को शोभा देता है? हम क्या इंप्रेशन कन्वे कर रहे हैं टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? बिल्कुल, यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और जहाँ पर बात आम आदमी की आ जाती है, आम आदमी की आ जाती है, वहाँ पर पॉलिटिक्स से ऊपर हटना होगा। अभी दुबे आपसे जानना चाहूंगी, क्या 50 दिन बाद? बिल्कुल बिल्कुल, अभी दुबे आपके साथ जानना चाहूंगी, 50 दिन का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। 50 दिन के बाद लगता है कि सभी कठिनाइयां जो है खत्म हो जाएंगी, और जिस तरह से सरकार दावे कर रही है कि आम आदमी को मुश्किलें जो सामना करना पड़ रहा है वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी क्या? नहीं, देखिए पल्लवी जी, एक बड़ी बात जो दिखाई देती है, स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है सरकार का। क्या आपने ये किसी व्यक्ति से सरकार के अंदर से सुना कि हम 50 दिन के बाद इतनी चीज़ों को रिवील कर देंगे, या हमारी इकोनॉमी में ये बड़ा परिवर्तन आ जाएगा? या मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जब हम बोलते हैं कि तैयारी नहीं थी सरकार की, वो इसलिए कि 86% जो करेंसी हायर डिनोमिनेशन की थी, तो सिर्फ
13% लिक्विडिटी वो थी जो छोटे डिनोमिनेशन की थी। क्या सरकार को इस योजना के पहले छोटे नोट को इंजेक्ट नहीं करना चाहिए था? उससे तो इनका सिक्रेसी क्लॉज को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो तैयारी करते तो ये जो परिस्थितियां निर्मित हुई है वो आज परिस्थितियां निर्मित नहीं होती। एक बात, मैं तो विश्व भर के अर्थशास्त्रियों को पढ़ रहा हूं, वो चाहे बराक ओबामा के आर्थिक सलाहकार रहे हों या वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौशिक बसु रहे हों, लॉरेंस रहे हों, सब ने कहा कि बगैर, मुझे ये बताइए विश्व में सबसे ज्यादा काउंटरफिट करेंसी कौन सी करेंसी में है? वो है डॉलर में। सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग में अगर सीजर होता है कैश का तो वो डॉलर में होता है। टेररिस्ट लोग सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं तो उन्होंने तो डिमोनेटाइजेशन नहीं, कोई बड़ी इकोनॉमी ने ये स्टेप नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि चाइना की मीडिया ने जो है भारत के इस कदम की तारीफ की है। मैंने भी खुद एक आर्टिकल पढ़ा है जिसमें तारीफ की गई थी इस कदम की कि चाहे तो चाइना की सरकार कभी ऐसा नहीं कर पाएगी। लेकिन आरपीजी के पास जाना चाहूंगी, 70 साल की बीमारी का जिक्र किया है। अभी समय की कमी है, आरपीजी से एक कमेंट जरूर लेना चाहूंगी, समय की कमी है। 70 साल की बीमारी का पीएम मोदी ने जिक्र किया हुआ है कि 70 साल से जो बीमारी लगी हुई है भारत को उससे पार पाना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो ये इतना बड़ा दीमक लगा हुआ था काले धन का, उसको हटा लिया जाएगा? उसकी शुरुआत हो गई है। और ये जो कह रहे थे कि ये बता दें कि जब ये छोड़कर गए थे तो 4.8% था जीडीपी, और ये सारे के सारे बैंक खाली कर देकर गए हैं। अभी तक सारे के बैंकों के पास पैसा नहीं था, इन्होंने सारा बैंकों का पैसा बड़े धनराशियों को दे दिया। वो तो आपने बेस ईयर चेंज कर दिया। रघुराम राजन यही तो कह रहे थे कि मेथोडोलॉजी के कारण आपकी ग्रोथ रेट बढ़ी है। एक बात समझ लीजिए, जॉबलेस ग्रोथ के बाद काम किए, मुझे बताइए आप। मोदी जी पे विश्वास करिए, वो देश को आगे ले जाने की उनका पूरा एक प्लान है, उनका एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत गरीब आदमी तक किस प्रकार इसका लाभ पहुंचे उसकी चिंता ऑलरेडी हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि मुद्दा एक ऐसा है जिस पर राजनीतिक बहस कई दिनों से चल रही है। लेकिन खास बात यह है कि आम आदमी को इससे क्या मिल रहा है, परेशानियां मिल रही है, या जो परेशानी फिलहाल है वो लंबे समय में जाकर उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगी। इसके लिए सरकार ने यह कहा है कि 50 दिन का वक्त जो उन्हें दिया गया है, उसके बाद जो है कठिनाइयां सभी दूर हो जाएंगी और एक नए युग की शुरुआत होगी। पीएम मोदी के मन की बात में यही कहा गया है। उन्होंने इसके साथ साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद किया है, पूरे देश का धन्यवाद किया है कि जिस तरह से देश हित में युवा और पूरा देश मिलकर काम कर रहा है वो काबिले तारीफ है। बहरहाल आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।